Hello student, myself Shubhra Rani Chaturvedi, Government Higher Secondary टिकारी बिलासपुर, PLC बायोलॉजी ग्रुप से। आज हम चैप्टर 6 का जो टॉपिक है वंशागति का आणविक आधार, इसमें हम एक टॉपिक है आपका कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है कि प्रोटीन। इसके बारे में हम ग्रिफिथ के प्रयोग से इस प्रायोगिक प्रमाण को देखेंगे कि किस तरीके से ग्रिफिथ ने प्रयोग द्वारा ये बताया या प्रमाण दिया, एविडेंस दिया कि हमारा आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही होता है। तो हम चर्चा करते हैं ग्रिफिथ का प्रयोग, जिसको सरल शब्दों में यहाँ पे इस प्रयोग को हम समझने का प्रयास करेंगे। ग्रिफिथ ने जब प्रयोग किया करीब 1928 में उन्होंने ये प्रयोग किया और प्रयोग के आधार पर प्रमाण प्रस्तुत किया। जब वो प्रयोग कर रहे थे तो प्रयोग के लिए उन्होंने सबसे पहले एक बैक्टीरिया का उपयोग किया और दूसरा उन्होंने क्या किया, एक स्तनधारी जीव का उपयोग किया। जो बैक्टीरिया पर उन्होंने प्रयोग किया वो था आपका डिप्लोकोकस निमोनियाई। ये जो बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया स्तनधारी जीवों में निमोनिया रोग को उत्पन्न करता है। यहाँ पे इस चित्र में आप देखेंगे कि उन्होंने जो डिप्लोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया होता, उसके दो वेरिएंट पाए जाते हैं। एक वेरिएंट होता है जिसको हम कहते हैं S3 और दूसरा वेरिएंट होता है जिसको हम कहते हैं R2। तो उन्होंने डिप्लोकोकस निमोनियाई के ये दो वेरिएंट को अपने प्रयोग के लिए उपयोग में लाया। दूसरा उन्होंने स्तनधारी जीव के रूप में जिसके ऊपर प्रयोग करके देखा वो था चूहा। तो उन्होंने अपने प्रयोग के लिए ये चूहे का उपयोग किया। सबसे पहले जो डिप्लोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया के ये जो दो प्रभेद हैं जिसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं, इंग्लिश में इसको स्ट्रेंथ कहा जाता है, ये दो प्रभेद अलग अलग प्रभेद थे। जो S3 प्रकार का प्रभेद होता है ये स्मूथ और कैप्सुलेटेड होता है। आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि जो कैप्सुलेटेड यानी सेल वॉल के ऊपर प्रोटीन का एक एक्स्ट्रा चमकीला लेयर पाया जाता है जिसको हम पुटी कहते हैं। तो ये जो S3 प्रकार का डिप्लोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया था, इसके ऊपर कैप्सूल का आवरण पाया जाता था। दूसरा वेरिएंट था जो कि R2 प्रकार था, इसको हम रफ, R इसीलिए उपयोग किया गया रफ, और साथ ही साथ ये नॉन कैप्सुलेटेड था, मतलब इसमें सेल वॉल के ऊपर में कैप्सूल का आवरण नहीं पाया जाता था। तो इस प्रकार उन्होंने अपने प्रयोग के लिए ये दो प्रभेदों का उपयोग किया। यहाँ पर हमको ये जानना है जो पहला प्रभेद था जिसको हमने S3 नाम दिया, ये कैप्सुलेटेड था, मतलब ये अगर चूहे के ऊपर प्रविष्ट करा दिया जाए तो चूहे रोग से ग्रसित हो जाते थे। जबकि जो दूसरा प्रभेद था R2 ये नॉन कैप्सुलेटेड था और इसको अगर चूहे के ऊपर प्रवेश कराते हैं तो चूहे रोग से ग्रसित नहीं होते थे। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो पहला प्रभेद था जिसको हम S3 कह रहे हैं, नाम दे रहे हैं, ये संक्रामक था, जो कि चूहों में क्या कर रहा था, चूहों में निमोनिया रोग को उत्पन्न कर रहा था। तो अब प्रयोग को हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले भी मैंने बताया कि डिप्लोकोकस निमोनियाई के दो वेरिएंट लिए गए। तो उन्होंने क्या किया, एक वेरिएंट को चूहे के ऊपर इंजेक्ट कराया, अंदर प्रविष्ट कराया। इसी तरीके से जो दूसरा वेरिएंट लिया था उसको भी एक दूसरे चूहे के ऊपर उन्होंने इंजेक्ट कराया। जो पहला वेरिएंट था S3 जिसको नाम हमने दिया, इसको जब चूहों के ऊपर इंजेक्ट कराया गया तो सारे के सारे चूहे जो थे वो क्या हो गए, रोग से ग्रसित हो गए, और रोग से ग्रसित होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद दूसरा जो वेरिएंट था जिसको हम R2 कह रहे थे, इन वेरिएंट को जब इंजेक्ट कराया गया दूसरे चूहों पे तो उसका रिजल्ट ये मिला कि ये चूहे रोग से ग्रसित नहीं हुए, और रोग से ग्रसित नहीं हुए मतलब ये जीवित पाए गए। ये पहला स्टेप था उनके प्रयोग का। इसके बाद उन्होंने क्या किया, जो फर्स्ट प्रभेद था S3, उस बैक्टीरिया के इस प्रभेद को लेकर उसको 60 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म किया, और गर्म करने के बाद फिर उस मरे हुए जीवाणु को, बैक्टीरिया को वो
दूसरे चूहे पे इंजेक्ट कराए। जब इंजेक्ट कराए तो उसका रिजल्ट उनको क्या मिला कि चूहे रोग से ग्रसित नहीं हुए और साथ ही साथ उनको निमोनिया रोग नहीं हुआ। अब तीसरा उन्होंने ये चरण लिया कि अब जो बैक्टीरिया उन्होंने 60 डिग्री पे गर्म किया था, यानी मृत जो बैक्टीरिया थे उसके सार तत्व को लिया और उनको किसके साथ मिला दिया, R सेकेंड के साथ। मतलब जो चौथे चरण में जब वो अपना प्रयोग किए तो यहाँ पे आपके S थर्ड का जो मरे हुए मृत जीवाणु थे उसके साथ किसको मिला दिया, जो लिविंग नॉन वायरुलेंट यानी R सेकेंड प्रकार के बैक्टीरिया के साथ मिला दिया। और मिलाकर जब उसको एक चूहे के अंदर इंजेक्ट कराया तो उसका रिजल्ट क्या मिला, उसका रिजल्ट ये मिला कि सारे चूहे निमोनिया रोग से ग्रसित हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। जब ये मरे हुए चूहे के शरीर से जीवित बैक्टीरिया को निकाला गया, अलग किया गया, तो उन्होंने देखा कि जो R सेकेंड प्रकार के जो बैक्टीरिया थे वो और S थर्ड प्रकार के बैक्टीरिया का एक सम्मिश्रण उनको प्राप्त हुआ। मतलब यहाँ पे ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग के द्वारा ये निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पर जो जीवित R सेकेंड प्रकार के बैक्टीरिया थे, जब इनको मिश्रित किया गया किसके साथ, S थर्ड प्रकार के बैक्टीरिया के साथ, तो वहां पर जो R सेकेंड का जेनेटिक मटेरियल था वो किसके साथ, S थर्ड के साथ मिश्रित हो गया और मिश्रित होके पूरी तरीके से उसको क्या कर दिया, R सेकेंड को S थर्ड में बदल दिया। यानी जो असंक्रामक बैक्टीरिया थे उनका नेचर अब कैसा हो गया, संक्रामक बैक्टीरिया की तरह हो गया, जिसके कारण सारे चूहे इस चरण के प्रयोग में मृत पाए गए। तो इस तरीके से ग्रिफिथ ने यह निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पर क्या हुआ, एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के संपर्क में आकर रूप में रूपांतरित हो गया। तो इसीलिए ग्रिफिथ के प्रयोग को रूपांतरण के नाम से जाना जाता है। अक्सर बोर्ड के एग्जाम में ग्रिफिथ का प्रयोग का जो क्वेश्चन दिया जाता है वो इस तरीके से दिया जाता है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, इस पक्ष में ग्रिफिथ के प्रयोग द्वारा प्रमाण दीजिए। या दूसरा प्रश्न आपका इसी में आ सकता है कि रूपांतरण प्रयोग के द्वारा सिद्ध करिए कि डीएनए ही